हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है एनेक्डोट ऑफ द जार, जिसे वोलेस स्टीवंस ने लिखा था और इस पोयम को 1923 में उनके पोइट्री कलेक्शन हारमोनियम में पब्लिश कराया गया था। वोलेस स्टीवंस का लाइफ पीरियड 1879 से 1955 का है। वो एक अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोइट थे। उन्हें अपनी राइटिंग्स के लिए 1951 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल दिया गया। उनके नोटेबल वर्क्स है हारमोनियम, द मैन विद द ब्लू गिटार, द ऑरोराज ऑफ ऑटम ऑफ मॉडर्न पोएट्री। एनेक्डोट ऑफ द जार वोलेस स्टीवेंस की एक टिपिकल पोयम है जिसे कंटेक्सचुअली इंटरप्रेट करना इजी है, लेकिन पोयम के डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स भी है। इनफैक्ट स्टीवेंस की मोस्टली पोयम्स इसी एम्बिग्यूअस स्टाइल में लिखी गई है। स्टीवेंस की पोयम्स को इंटरप्रेट करने के लिए हमें पोयम की सेटिंग, ह्यूमन माइंड पर पोयम का रोल और पोयम का इंसिस्टेड मीनिंग और सर्ड पर्पस, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है। कंटेक्सचुअली यह पोयम एक जार की स्टोरी है। पोएट फर्स्ट लाइन में एक जार को हिल के टॉप पर रखता है और बाकी पूरी पोयम उसके बाद के इवेंट्स को बताती है। पोएट टेनेसी में है, वहां वो एक राउंड जार को एक हिल के टॉप पर रखता है, जिस कारण उस हिल की वाइल्डरनेस उस जार के अराउंड ग्रो करने लगती है। वाइल्डरनेस जो अब जार के अराउंड आ रही है, पहले वो पूरी हिल में अनटाइडी वे में स्प्रेड हो रखी थी और अब वो वाइल्डरनेस जार के अराउंड टाइडी वे में ग्रो कर रही है। ऑल ऑफ ए सडन अब वो एक टेम्ड एनिमल की तरह हो गई है। ये पोएट पोयम में जार की फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी बताता है। वो बताता है कि जार राउंड है, टोल है और एम्प्टी है। लास्ट में पोएट कहता है कि जार ने पूरे हिल को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब वो डोमिनेंट हो गया है। इवन जार बर्ड्स और प्लांट्स और बाकी चीजों की तरह नेचर का पार्ट भी नहीं है, फिर भी उसने अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर ली है। एनेक्डोट ऑफ द जार पोयम ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है और मोर इम्पोर्टेंटली ह्यूमंस के आउटसाइड वर्ल्ड और उसके एनवायरनमेंट पर ऑर्डर और स्ट्रक्चर को इम्पोज करने की डिजायर्स को शो करती है। एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जिसे लिटरेरी चीजों को कंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे वाइल्डरनेस के मिडल में प्लेस करके पोइट ह्यूमन डिजाइन्स और नेचुरल वर्ल्ड की क्रिएशन के बीच कंट्रास्ट को शो कर रहा है। पोयम का टाइटल एनेक्डोट ऑफ द जार है। एनेक्डोट का मतलब होता है एक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी जो किसी रियल पर्सन या किसी रियल इवेंट्स पर बेस्ड हो। तो पोएट टाइटल से क्लेम कर रहा है कि पोयम में डिस्कस्ड इवेंट्स इन रियल हुए हैं। पोयम का एक अनदर सिंबॉलिक मीनिंग यह भी हो सकता है कि जार मेटाफर है आर्ट का और पोयम में प्रेजेंटेड वाइल्डरनेस कॉमन पीपल का मेटाफर है। हालांकि इस पोयम को काफी अलग अलग, काफी डिफरेंट मीनिंग्स में इंटरप्रेट किया जा सकता है। जार को काफी चीजों के मेटाफर के सिंबल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए हम पोयम को डीपली समझने के लिए इसे स्टैंजा वाइज समझते हैं। स्टैंजा 1 में पोएट कहता है कि आई प्लेस्ड ए जार इन टेनेसी एंड राउंड इट वॉज अपॉन अ हिल, इट मेड द स्लोवेनली वाइल्डरनेस सराउंड दैट हिल। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में हम जार की उसकी सराउंडिंग में पावर को विटनेस करते हैं। जार को प्लेस करने से पहले वाइल्डरनेस जो अनइवनली पूरे हिल में स्प्रेड हो रखी थी, अब वो जार को टाइडली वे में सराउंड कर रही है। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहा है कि उसने एक राउंड जार को टेनेसी के हिल के टॉप पर रख दिया और जार की प्रेजेंस ने हिल में स्प्रेड अनरूली वाइल्डरनेस को अट्रैक्ट कर दिया और अब अनटाइडी वाइल्डरनेस जार के अराउंड आ गई है और अब उस हिल को सराउंड कर लिया है। स्टैंजा में सराउंड वर्ड एक सर्कुलर पैटर्न को सजेस्ट करता है जो राउंड जार की एक्सटेंशन को रेप्लिकेट कर रहा है। यह चेंज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो जार की सडन प्रेजेंस के कारण एनवायरनमेंट में आया है। जार के अराउंड वाइल्डरनेस की मूवमेंट यह भी डिस्क्राइब करती है कि कैसे नेचर के स्कैटर्ड एलिमेंट्स एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलने पर उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं। स्टैंजा की थर्ड लाइन में मेड वर्ड का यूज शो कर रहा है कि जार के इन्फ्लुएंस ने नेचर को इस मूवमेंट के लिए प्रोवोक किया है, पर साथ साथ यहाँ एक सेकेंडरी सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव भी है।
जिसमें जार को क्रिएटिव फोर्स, एक आइडेंटिटी ऑफ आर्ट के रूप में शो किया गया है, जिसके इन्फ्लुएंस में उसके अराउंड स्कैटर्ड स्लोवेनली वाइल्डरनेस उसको सराउंड करने लगती है। पोएम की स्टैंजा 1 की फर्स्ट लाइन आई प्रोनाउन से स्टार्ट होती है, लेकिन फर्स्ट लाइन के बाद पोएम का स्पीकर डिसअपियर हो जाता है। स्पीकर से अब वो एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर बन गया है। फर्स्ट लाइन में उसने अपना काम कर दिया, उसने जार को हिल के टॉप पर प्लेस कर दिया और अब बस वो अपने उस एक्शन से वाइल्डरनेस में आ रहे चेंज को देख रहा है। स्टीवेंस बिलीव करता था कि पोएट्री सुप्रीम फिक्शन है जो क्रिएटिव इमेजिनेशन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में शो करती है। जार की राउंडनेस के कारण वहां प्रेजेंट स्लोवेनली कंट्री साइड की सिमेट्री को उससे सिंबलाइज किया गया है। यह सजेस्ट करता है कि आर्ट अपने ऑर्डर के कारण परफेक्शन ऑफ थॉट और परफेक्शन इन फॉर्म को एस्पायर करती है, और ऑन द अदर हैंड नेचर अपनी अनचेक्ड ग्रोथ में अनटाइडी और केयरलेस अपीयर होता है। 2 में आगे पोएट कहता है कि द वाइल्डरनेस रोज अप टू इट and sprawled round, no longer wild. The jar was round upon the ground and tall and of a port in air. फर्स्ट स्टैंजा में वाइल्डरनेस के रिस्पॉन्स को सराउंड वर्ड से शो किया गया था और वहीं सेकंड स्टैंजा में इसे रोज वर्ड से शो किया गया है। यह वर्ड वाइल्डरनेस के मोशन को सजेस्ट कर रहा है। पोएट कह रहा है कि वाइल्डरनेस ग्रो कर रही है और वो राइज करके हिल की हाइट के इक्वल हो गई है। नेक्स्ट लाइन में पोइट कह रहा है कि एंड स्प्रोल्ड अराउंड नो लॉन्गर वाइल्ड। यहाँ स्प्रोल्ड का मतलब है लार्ज एरिया में अनटाइडी और इरेगुलर वे में स्प्रेड होना। तो पोइट कह रहा है कि राइज करने के साथ साथ वाइल्डरनेस स्प्रोल्ड यानी हर तरफ स्प्रेड भी हो गई है, जो अगेन फर्स्ट स्टैंजा में सराउंड के आइडिया को रेनफोर्स कर रहा है। लेकिन अगर हम रोज और स्प्राउल्ड वर्ड और एक्सप्रेशन को क्लोजली एनालाइज करें तो हमें रियलाइज होगा कि दोनों वर्ड्स टू डिफरेंट स्पेसिफिक मोमेंट्स को शो कर रहे हैं। अगर रोज एक वर्टिकल एसेंशन को इंडिकेट कर रहा है तो वहीं स्प्राउल्ड अराउंड लेटरल ग्रुपिंग को इंडिकेट कर रहा है। हालांकि सेकंड स्टैंजा में मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि अब वाइल्डरनेस वाइल्ड नहीं है। स्टैंजा की सेकंड लाइन का एंड एक्सप्रेशन इसे कंफर्म कर रहा है। मे बी यहाँ पॉइंट यह शो कर रहा है कि वाइल्डरनेस ने खुद को जार के अराउंड ऑर्गेनाइज कर लिया है। वो राइज करके उस एलिवेटेड पोजीशन को मैच कर रही है और फाइनली एक डिसिप्लिन्ड वे में एक्ट कर रही है। बट जार या जिसे जार सिंबलाइज कर रहा है उसका इंट्रिंसिक पार्ट बनने के लिए वो अपने डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज भी कर रही है। इन अ लिटरल सेंस नेचुरल लैंडस्केप का रिफ्लेक्शन यह इल्यूजन दे रहा है कि नेचर जार के अंदर एंटर हो गया है। स्टेंजा की लास्ट 2 लाइंस जार के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में फर्दर बताती है। पोइट कह रहा है कि जार बॉटम से जहां से वो नीचे हिल पर प्लेस किया गया है वहां से राउंड है और जिस कारण वो सॉलिडली ग्राउंड पर प्लेस्ड है, और जार टॉल भी है और एयर में एक पोर्ट की तरह प्लेस्ड है। एयर में जार की पोजीशन और उसकी उस स्टेट में स्पेसिफिकेशन जार की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज को शो कर रही है। वो अपने सराउंडिंग लैंडस्केप बेस से हाइट की टर्म्स में सेक्लूडेड है। पोएम के लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि इट टुक डोमिनियन एवरीवेयर, द जार वॉज ग्रे एंड बेयर, इट डिड नॉट गिव ऑफ बर्ड और बुश लाइक नथिंग एल्स इन टेनेसी। थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन इट टुक डोमिनियन एवरीवेयर इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन शो हो रही है। हावेवर पोएम में प्रेजेंट हर लाइन वैल्यूएबल है। किसी भी एक सिंगुलर लाइन या फ्रेज के मिस होने पर पोएम आइदर अपना मीनिंग खो देगी या मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एमरसन ने नेचर पर कमेंट करते हुए अपने ऐसे नेचर में लिखा है जो यहाँ इस लाइन को समझने में हमारी हेल्प करेगा। एमरसन ने लिखा है कि होराइजन में जो ब्यूटी प्रेजेंट है वो किसी मैन के पास नहीं है, बस उसके पास है जो उस ब्यूटी के डिफरेंट पार्ट्स को इंटीग्रेट यानी गैदर कर सकता है, और यह क्वालिटी बस पोइट्स के पास है।
सिमिलरली हमारी पोयम में जार वो पोएटिक आई है जिसने पूरी कंट्री साइड की सराउंडिंग पर अपना डोमिनियन इस्टेब्लिश कर लिया है और अब जार पूरे लैंडस्केप को इंटीग्रेट कर रहा है और उस पर अपना क्लेम इस्टेब्लिश कर रहा है। सेकेंड लाइन में पोएट कहता है कि द जार वॉज ग्रे एंड बेयर। इन लाइंस में पोएम डिफरेंट टर्न लेती है। अभी तक जार की मेजेस्टी को शो किया जा रहा था, लेकिन यहाँ ग्रे और बेयर वर्ड्स का यूज उस सेट इमेजरी को ब्रोक कर रहा है। इन वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है कि वह जार स्लोवेनली वाइल्डरनेस की तरह न्यू थिंग्स को रिक्रिएट नहीं कर सकता है। जार के पास कोई फर्टाइल पावर नहीं है। जार ब्यूटीफुल है बट अल्टीमेटली उसके पास वाइल्डरनेस जो नेचर और रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है उसे क्रिएट करने की पावर नहीं है। पोएम की लास्ट टू लाइंस जार की पावरलेसनेस को शो कर रही है। जार अपनी ओवरपावरिंग प्रेजेंस के बाद भी उस वाइल्डरनेस में प्रेजेंट फ्लोरा और फाउना जिसे पोएम में बर्ड और बुश से शो किया गया है उसकी सुप्रीमेसी को मेंटेन नहीं कर सकता है। इवन पूरे टेनेसी टाउन में उस सुप्रीमेसी को कोई मैच नहीं कर सकता है। जोसेफ कैरल कमेंट करते हैं कि जार खुद को मूव या चेंज नहीं कर सकता है, वो बस अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर सकता है। उसकी पावर का सोर्स उसकी एम्प्टी फॉर्म है। तो चलिए पोयम को एक बार सम अप कर लेते हैं। एनेक्डोट ऑफ द जार पोयम में पोएट एक जार के टेनेसी में एक हिल के टॉप पर प्लेसमेंट और फर्दर वो जार कैसे अपनी सराउंडिंग में स्प्रेड वाइल्डरनेस को इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में बता रहा है। स्टीवेंस पोयम में जार और उसके सराउंडिंग वाइल्डरनेस को लिटरल कंटेक्चुअल मीनिंग के साथ साथ मेटाफोरिकली भी यूज करता है, जिसके मीनिंग पोयम के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे एक इंटरप्रिटेशन में जार मैन मेड ऑब्जेक्ट और वाइल्डरनेस नेचुरल वर्ल्ड को शो कर सकता है, वहीं दूसरी इंटरप्रिटेशन में जार ह्यूमन काइंड और वाइल्डरनेस अगेन नेचुरल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकती है। फर्दर पोएम के मेटाफर्स को डिफरेंट कंटेक्स्ट से रिलेट करके डिफरेंट मीनिंग्स फॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे जिस टाइम यह पोएम लिखी गई अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो जार को इंडस्ट्रीज और उसके अफेक्ट्स को पोएम में वाइल्डरनेस के सराउंड करने से एक अलग पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। पोएम ऑन ए लार्जर एक्सटेंट ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रही है। पोएम में जार की प्रेजेंस को स्टार्टिंग टू स्टेंजास में पावरफुली शो किया गया है। उसकी प्रेजेंस वाइल्ड, अनटिमिड और अनटाइडी नेचर की वाइल्डरनेस को भी टाइडी और टिमिड बना देती है। यहाँ जार पावरफुल चीजों के मेटाफर में यूज हुआ है, ऐसी चीजें जो हाई इन्फ्लुएंस रखती है। लेकिन पोएम का थर्ड स्टेंजा एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। यहाँ जार की मैजेस्टिक इमेज का डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है। ग्रे और बेयर वर्ड्स जार को लो टर्म्स में पोर्ट्रे करते हैं। लास्ट लाइन शो कर रही है कि जार एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें वाइल्डरनेस के क्रिएशन जैसी पावर नहीं है। तो चलिए अब हम पोएम की थीम को देख लेते हैं। पोएम की थीम है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर। एनेक्डोट ऑफ द जार पोएम ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है और पर्टिकुलरली ह्यूमंस की ऑर्डर और स्ट्रक्चर को एनवायरनमेंट पर इम्पोज करने की डिजायर्स को एक्सप्लोर करती है। एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जिसका लिटरल यूज ही चीजों को कंटेन करना है, उसे स्प्राउलिंग वाइल्डरनेस में प्लेस करके पोएम जार की रिजिडनेस और वाइल्ड वर्ल्ड जो उसके अराउंड ग्रो कर रहा है उसमें कंट्रास्ट को शो कर रहा है। जार की प्रेजेंस और मीनिंग डिबेट का टॉपिक है। उसका मीनिंग डिपेंड करता है कि रीडर्स पोएम को पढ़ते टाइम जार को कैसे सिंबलाइज करते हैं। मे बी यह पोएम मॉडर्न लाइफ की सफोकेशन को शो कर रही है और मे बी यह ह्यूमंस की अर्थ को कॉन्क्यर करने की डिजायर पर एक क्रिटिक है। पोएम का सेटअप काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पोएम की फर्स्ट लाइन में पोएम जार को टेनेसी में एक हिल के टॉप पर प्लेसमेंट को बताती है और फर्दर आगे जार की प्लेसमेंट से एनवायरनमेंट में आए चेंजेस को शो किया गया है। जार फैक्ट्रीज और मास प्रोडक्शन की इमेज को भी इवोक कर रहा है
और सजेस्ट कर रहा है कि जार मॉडर्न लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है। एंड अबव ऑल जार सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ह्यूमन वर्ल्ड के एमिसरी के सिंबल में शो हो रहा है। ऑन द अदर हैंड नेचर स्लोवेनली, मैसी और केयरलेस है। पोएम के स्टार्ट से पोइट नेचर को वाइल्डरनेस से रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल्डरनेस वर्ड जार के नीट और ऑर्डरली मैनर को उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट अनटेम्ड नेचर से कंट्रास्ट कर रहा है। जार वाइल्ड वर्ल्ड को अपनी प्रेजेंस से इन्फेक्ट करके उसे टेम और डोमेस्टिकेट कर रहा है। यह शो कर रहा है कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी अपने एनवायरनमेंट को डोमिनेट करती है। जार का डोमिनियन परहैप्स मॉडर्न लाइफ के वेज को सिंबलाइज कर रहा है, जो नेचर की वाइल्ड क्रिएटिविटी को रेस्ट्रेन करते हैं। पोएम की सभी इंटरप्रिटेशंस में ह्यूमन नेचर की फ्रीडम को सफोकेट कर रहे हैं। और फर्दर एम्प्टी जार सजेस्ट करता है कि ह्यूमैनिटी का नेचर पर सपोज डोमिनियन होलो है, वो एक इल्यूजन है, जिसे पोएम का लास्ट स्टैंजा ब्रॉडली डिफरेंट सिंबल्स और मेटाफोर्स को यूज करके रिफ्लेक्ट करता है। टू दिस एंड पोइट कह रहा है कि ह्यूमैनिटी न्यू थिंग्स इन्वेंट या डिजाइन कर सकती है, लेकिन नेचर स्टिल अल्टीमेट क्रिएटर है। लास्ट स्टैंजा में जार को ग्रे और बेयर वर्ड से सिंबलाइज किया गया है, जो शो कर रहा है कि वो जार अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाया और उसके पास नेचर की क्रिएट और रिक्रिएट करने की एबिलिटी भी नहीं है। यह पोएम परहैप्स इतने रिजिड रूल्स और एक्सपेक्टेशंस के बाद भी मॉडर्न लाइफ की होलोनेस को रिफ्लेक्ट कर रही है। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।